ओके, गुड इवनिंग गाइस। प्रीवियस लेक्चर में 30 नंबर तक देखा था और अब जो स्टार्ट देना है वैसे तो 31 से होना चाहिए, बट इन सम टाइम फ्रॉम नाउ यू विल रियलाइज कि मैंने 31 पहले क्यों नहीं पिक किया है, तो इसीलिए मैं 32 से बात कर वैसे तो 32 को लेकर मेरी कुछ कुछ बातें हुई थी जब मैं कोर्ट्स पढ़ा रहा था, बट अभी फिलहाल मैं किसी और चीज में इंटरेस्टेड हूँ बोर्ड पे। मेरा एक क्वेश्चन, मेरे एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये है कि वो रिट्स वगैरह को लेकर जितना भी पहले ज्ञान बटोरा है किसी भी प्रकार का, उसमें आप मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच के कुछ फर्क बता सकते हैं जो पहले पढ़ा हो? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्टार्ट में दे सकता हूं, कि सर ये ना आर्टिकल 32 के तहत है, वो थैंक यू आर्टिकल 226 के तहत है, ठीक है। सेकेंड, इस वाले में, हाँ थैंक यू, दिस इज, शी सेज दिस इज नैरो, वेरी ऑब्वियस, दिस इज वाइडर, so I have a question, why is this narrow? Thank you, it has only FR, it has FR, ठीक है। फिर थैंक यू, दिस इज सुओमोटो, दिस इज नॉट, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको वो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है एंड एक्सक्लूसिव, ओके। एक दो छोटे बड़े और ऑसम, जैसे दिस इज ऑल इंडिया, दिस इज सॉरी, दिस इज विद इन स्टेट। हमारी ऐसी ही कुछ बातें थोड़ी बहुत हुई, तो इन दोनों को मुझे अंग्रेजी से मैं हिंदी में बोलता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ना सब्जेक्ट्स नैरो है और एरिया वाइड है। सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट्स नैरो और एरिया वाइड, कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे और ऑल इंडिया है, और हाई कोर्ट का इसी का उल्टा है, सब्जेक्ट्स वाइड है, एक कन्फाइंड एरिया, मतलब एरिया छोटा है। ये इनके बीच का फर्क था जो हमने किया पढ़ा। तो मेरा कुछ, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो इसका और इसका एक दो जगह पर रिलेशन, जैसे इसके संदर्भ में भी कोई बात नहीं क्या है ना, आर्टिकल 1920 को लेकर बात हुई है और उसकी बातें हमने की थी, बता भी देता हूं। जैसे whenever there is a national emergency imposed under article 352 of the constitution, then according to under article 358, if there is an external rebellion, then the article 19 goes. If there is an internal rebellion, then the article 19 will not go. And then according to article 359 of the constitution, is that according to the presidential order, ये वाले तो रहेंगे। बात तो हुई है, तो इस चीज को पहले इस किताब में देख ले, है ना। यहां पर लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो मुझे एक फोटो क्रिएट करनी है आपके दिमाग में, देखते हैं प्लीज। रिट्स नाम की, इसको अगले कुछ देर के लिए बच्चों हम लोग हथियार बोलेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट रहूंगा, ये रिट हथियार है। संजोग से
5 रिट दे रखे हैं, तो हमारे पास 5 हथियार हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट इन हथियारों से 32 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है इसीलिए पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट इस 32 के तहत मिले जो 5 हथियार है, उस हथियार से क्या करता है? तो क्या करते हैं पता है? वो मेक श्योर करते हैं कि आपको आपके सारे एफआर मिले। तो अगर कभी भी आपका कोई एफआर चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या दे, इसको दे फटाफट, क्या कर रहा है वो चला वो इसको एवरी टाइम थ्रू द रिट्स द सुप्रीम कोर्ट विल मेक श्योर दैट यू हैव गॉट योर फंडामेंटल राइट। सही है? उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को पहले ही बोल दिया, सर ये पढ़ा दिया है ना? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा दिया। तो बोले ठीक है, फिर 5 हथियार पढ़ा देंगे, लेकिन अभी बच्चों को कुछ समझा देते। मैंने कहा हाँ बताइए ना क्या बताना है। तो बोले सर सबसे पहले ये 4 बातें बता देते। हमने कहा हाँ क्या बताना है बच्चों? आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डन। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट इशू करेगा आपको आपका फंडामेंटल राइट दिलाने के लिए, डन। थर्ड, पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ये वो याद आ रहा है वो दायरा वाली बात, थैंक यू, ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है, डन। चौथे में लिखा है कि 359 वाली बात, कि 359 के तहत आपके अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये वाला करके ये वाले राइट अगर ले लिए गए तो उस राइट को आपको राइट नहीं मिल रहा है, इस राइट को नहीं मिलने के चक्कर में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। थोड़ा स्टोरी को बेहतर बता दीजिए, हो सकता है किसी का मेमोरी लैग मार रहा हो, याद दिला देता हूं। 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अगर प्रेसिडेंट ने राइट्स की एक लिस्ट लिखी, उस राइट्स की लिस्ट में एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ भी ले रहा हूं, और उसमें लिख दिया है 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है? तो 352 जब लगा तो 359 के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ये 5 राइट लिखे थे, तो उसमें क्या लिखा था? ये चले जाएंगे। तो एक आदमी उस दौरान अनटचेबिलिटी प्रीच कर रहा था और खुद को कैजर हिंद वगैरह करके बुला रहा था। मैं गया सुप्रीम कोर्ट, मैं कहा सर सर ये मेरा 17 नंबर वायलेट कर रहा है, सर ये खुद को टाइटल दे रहा है, अलाउड है, चलो वही तो लिखा है ना 359 में, झूठ झूठ हाँ हाँ करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पुराना इन्वेस्टमेंट इन कैश तो किया जा ही सकता है। उस वक्त बहुत एफर्ट डाल डाल के इमरजेंसी कर रहे थे, तब तो आप लोग हाँ हाँ कर रहे थे, प्लीज करते रहो। बड़ी बड़ी स्लाइड्स में इतना सारा लिखा है, ठीक है? रिकॉल वैल्यू फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन कम, बिकॉज इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब यू नो विच पेज टू रेफर। इमरजेंसी वाले चैप्टर में आप 358 और 359 के बीच में डिफरेंस बिटवीन दिया है, आप उधर भी जाएंगे 359 देखेंगे तो आपको वो बात तो थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी ना कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो जो राइट लिख दिए वो राइट का अमल करने के लिए आप फिर कोर्ट नहीं जा सकते। ये 4 बात ओके, ओके ठीक है। मैंने कहा हाँ सर मैंने ये बात समझा दी है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सर वो ये वाइड होता है, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है और वो सब, मैंने कहा हाँ वो भी मैंने समझा दिया। तो बोले कि यही सारी वो बातें लिखी है जिसमें एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल होता है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं होता, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सब बातें आपने समझा दी है सर कि 32 के तहत? मैंने कहा हाँ समझा दिए, कंटेंट वही लिखा है जो अभी मैंने डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ था। ये सारा हमने कब बात किया था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आप
इतना फास्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो फंडामेंटल राइट पढ़ाना है, और फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में आर्टिकल 32 पढ़ाते वक्त जब जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात होगी तब तब, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं उसमें टाइम अब इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो सर फिर आपने ये तीन भी पढ़ा दिए? मैंने कहा हाँ, मैंने तीनों रिट जुरिस्डिक्शन में तीनों बात बताई है। बोर्ड पे देखो पहला वाला, आपको समझ आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, वेराज हाई कोर्ट चाहे तो फंडामेंटल राइट और उसके अलावा एनी अदर राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो ये बात तो पढ़ाया ही है। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया पे इशू कर सकता है, वेराज अगर हाई कोर्ट चाहे तो विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कर सकता है। मैंने कहा हाँ, ये भी मैंने पढ़ाया है। और थर्ड, इसमें लिखा है रेमेडी, इसमें लिखा है कि 32, अच्छा हिंदी में बताता हूं। इसमें लिखा है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी उस बात को नहीं मानती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को यह बोल सकते हैं कि नहीं मानना भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है जिसका फिलहाल उल्लंघन हो रहा है। हेलो? क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 आपको ये बात मानना भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है जो मुझे मिलना चाहिए। वेराज ये बात आप हाईकोर्ट जाकर नहीं बोल सकते हैं, तो मेरे को इंग्लिश में एक वर्ड चाहिए। सो व्हेन यू गो टू द हाई कोर्ट, so the listening by the hearing by the high court or taking of your case by the high court is dash in nature, discretionary, because 226 के तहत उसको मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो 32 के तहत वो भी एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह मानना कंपल्सरी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सही है ना? मोटे मोटे में अपने को समझ आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि वापस से एनर्जी री इन्वेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो आज से कई दिन पहले खत्म हो गया था उसको वापस नहीं पढ़ाया जा सकता। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप कम से कम उतना तो खेल और इतना तो याद होगा, ये शब्दों में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा उसे। तो फिर आप क्या पढ़ाओगे सर? वो पांचों हथियार, वो पांचों हथियार, सही। तो क्या पढ़ा रहे हो? जैसा बोर्ड पे फ्लो है, पांचों रिट्स, पांचों रिट्स। फिर स्टार्ट करेंगे। मैं 2 मिनट बोर्ड पे टाइम ले रहा हूं, तब तक आप आगे की जो बात हुई है चाहे तो उसको रीड करते हुए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिलेटेड जो उसमें बातें लिखी है वो 99% तो सारी बातें आगे पहले से ही लिखी हुई थी, कॉपी पेस्ट वापस इधर। फिर भी इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, आई एम यूटिलाइजिंग द बोर्ड, टिल देन यू कैन रीड, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।
सुनते हैं। यस क्वेश्चन। एससी और एससी का जो देखिए अपने पास सेकंड ड्राइंग में उसमें एक लाइन लिखी हुई है एससी और कैटेगरी वाली सेकंड वन ये इसमें हाँ लिखा हुआ है कि outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arise within its territorial jurisdiction. हाँ ये क्या होगा चाहे इसका मतलब ये है कि अगर गुजरात में किसी प्रकार का कोई बवाल हुआ है, सुनना, that the if the cause of action is within the jurisdiction, का मतलब है with all due respect, अगर गुजरात के अंदर मैंने किसी प्रकार का कोई बम फोड़ा, कोई काम कांड किया और उसका कॉज ऑफ एक्शन गुजरात के अंदर है, पर मैं भाग के यूपी चला गया, तो अगर गुजरात हाईकोर्ट ये बोलता है बुला के लाओ उसको यूपी से, का मतलब ये नहीं है कि वो अपना टेरिटोरियल jurisdiction उत्तर प्रदेश तक एक्सीड कर रहा है, because the cause of the event is within the territorial jurisdiction of the High Court of Gujarat. So nobody can say that it is exceeding its territorial jurisdiction. इसको फिर से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। पहले तो लाइन में समझ नहीं आ रहा है, बाद में ऑनली करके फिर उसने एक्सटेंड किया। परफेक्ट है, क्वेश्चन इज जेन्युइन एंड वैलिड। फिर और कहीं पर कोई भी ऐसा सेंटेंस, आगे बढ़े पढ़ने के लिए। रिट्स सुनते हैं, जैसे रिट बेसिकली क्या होता है। मैंने कहा मेरे 5 हथियार जिसके थ्रू मेरा एक ही काम है कि आप सबको आपका फंडामेंटल राइट मिलता है। मैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, पहला रिट हैबेस कॉर्पस, जैसे एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, का मतलब है उसको लेके आ इधर, मुझे वो इधर चाहिए, इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ तभी हैबेस कॉर्पस का रिट अप्लाई होता है जब किसी को किसी ने कैद कर रखा है। एग्जाम्पल लेता हूं, इस लड़की को इस लड़की ने कैद कर रखा, तो इस लड़की का तो सारा फंडामेंटल राइट चला गया, तो इसको कौन देगा फंडामेंटल राइट? मैं। कौन से हथियार के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट दूंगा? आई विल इशू द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस दैट आई वांट दिस फीमेल हियर टुडे नाउ। तो ये किसके खिलाफ इशू हो सकता है सर? बोर्ड पे। इट कैन बी अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंड ऑब्वियसली इट कैन बी अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो। तो अगर पुलिस वाले अगवा करके ले गए या तुम्हारे पड़ोसी दोस्त तुमको अगवा करके ले गया हो, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हैबेस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकता है। उस केस में हमको जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सेप्शंस वाले काम। जैसे एग्जाम्पल, अगर लॉफुल डिटेंशन हुआ है तो क्या दिक्कत है? कानूनी तौर पे किसी को बंद कर, अब कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, वो इंसान कानून का खंडन कर रहा था और खुद कहीं जाकर छुप गया और मिल ढूंढ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, पकड़ाएगा तो आड़े हाथ जाएगा ही, उसको अभी फंडामेंटल राइट की उसकी चर्चा नहीं करेंगे। थर्ड, कोर्ट ने खुद बोला था इसको अंदर जमा करके रखो, तो कोई बात नहीं। चौथा, कोर्ट के दायरे के बाहर कहीं उसको अगवा करके रखा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया दुबई, तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो विद इन इंडिया। तो इस केस में ये चारों एक्सेप्शन है, तब हैबेस कॉर्पस का रेट सुप्रीम कोर्ट नहीं इशू कर सकता। अदरवाइज कोई भी साम दाम दंड भेद किसी भी कारण से कोई अगवा हो रखा है तो हैबेस कॉर्पस का रेट इशू कर सकते हैं। कौन सा वाला? इसमें जो आपने एक्सेप्शन में सेकंड बताया, कानून का खंडन ना, हाँ मतलब कानून का खंडन करके उसको किसी ने अगवा कर रखा हो, वो खुद ही कहीं छुप रखा हो, तो हम ये नहीं बोल सकते टू हैव द बॉडी ऑफ, वो तो ढूंढेंगे उसको कुछ करेंगे उसका लाइफ ऐसा। और जैसे मैं टाइम भी देता हूं कि जैसे एक पढ़ाया ना, तो इनका क्या, इनका इंग्लिश थोड़ा लॉयर ही होता है, तो मैं तो इसको सादा करके पढ़ा रहा हूं। एक पढ़ा है ना, तो एक पहले पढ़ो, लेट्स गेट हैबिचुएटेड टू रीडिंग द रिट्स। छोटा सा ही है, तो जैसे उसको इंग्लिश में पढ़ना फोर्थ वाले को, मस्त दिया ही, और हिंदी में तेरे को समझाया अगर वो कोर्ट के दायरे के बाहर हो। कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना है?
विद इन इंडिया। तो अगर किसी ने दुबई में किसी को अगवा कर रखा हो तो हैबेस कॉर्पस का रिट फाइल करके कैसे मंगाएंगे उसको? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? तो पॉसिबल ही नहीं है। फुर्सत लेकर एक पढ़ो तो यू विल गेट एक्लेमेटाइज्ड टू रीडिंग रिट्स। सवाल है इसके ऊपर लगता है आई लाइक इट। किसके ऊपर लगता है ये? इट इज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक अथॉरिटी बोथ। मतलब अगर ये लड़की ने तुमको अगवा कर लिया ना तो इसके ऊपर रिट लगा दो। हाँ, It is an order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter. तो जैसे तुमने इसको अगवा कर लिया तो इट इज एन ऑर्डर प्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट फॉर अ पर्सन अगेंस्ट अ पर्सन so that you produce the body of this person before the court. इसीलिए मैंने कहा एक तो पढ़ के टाइम इन्वेस्ट करो। सर ये जो ये बिल है ये जिस पर्सन टेंशन हुआ है उनको एससी के बिल को प्रेजेंट करने के लिए कह रहा है और फ्री करने के लिए कह रहा है, दोनों बात है। मतलब एससी के पास तो पहले लाओ, फ्री तो बाद में करेंगे ना। पुलिस का अगर कोई बात हो जाता है तो पुलिस क्या होता है, पहले है ना पुलिस स्टेशन लेने आओ तो सब उसको फ्री करेंगे। उसको क्या मड़ी क्यों घरे मोकली दे दे ना। फर्स्ट टू प्रेजेंट देना बिकॉज़ ऑफ बी वाला जो लाइन है। हाँ हाँ, तो टू हैव द बॉडी ऑफ जो गिल्टी है वो तो उसको लेकर ही आएगा। और फंडामेंटल राइट किसका गया है? जो अगवा हुआ है। तो फिर तुम्हारी चिंता जिसने अगवा किया उसको लेकर क्यों? हाँ, डिटेनू का होना चाहिए ना, डिटेनर का। वही तो है, कानून का खंडन हिंदी में लिख दिया। मतलब वही था कि मेरा मतलब फ्री और जो प्रेजेंट वाली बात ज्यादा सोचेंगे ना। कैरेक्टर ही दो है, एक जिसका हुआ है, एक जिसने किया है। हुए वे का गया है ना, तो उसको लाना है। इससे पहले स्टोरी ही क्यों बोल रहे थे? जिसने किया है उसका क्या फंडामेंटल राइट किया है? उसके लिए हथियार यूज कर ले प्लीज। फर्स्ट, सेकंड, मैंडमस। गाइस, मैंडमस का मतलब ही होता है वी कमांड। सो आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे इन नॉर्मल लाइफ्स, जैसे व्हेन विल व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ कमांड? जैसे कब कोई किसी को कमांड कर सकता है? तू इसको कमांड कर सकती, अथॉरिटी चाहिए, सीनियरिटी होनी चाहिए। मैं बेटर वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जब हायरार्की होती है तभी कमांड दिया जा सकता है। जब सेम होता है तब कमांड नहीं दिया जा सकता है, ऐसा होता है तब कमांड नहीं दिया जा सकता। तो मैंडमस में जब वो बोलता है वी कमांड, मैं आप ये मान के चलना ये सुप्रीम कोर्ट और ये लोग, तो इसमें ना क्लियर केस में 5 तो मिनिमम लिखे हुए दैट वी कमांड द पब्लिक अथॉरिटी, द इंफीरियर कोर्ट, द ट्रिब्यूनल, कॉर्पोरेशंस और द गवर्नमेंट कि सुनो क्या कर रहे हो तुम? तो सर समझा नहीं। इफ दे फेल टू डू अ वर्क और इफ दे रिफ्यूज टू डू अ वर्क, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? काम करने में लोचा क्यों हो गया और काम कर क्यों नहीं रहे? इधर आ। तो हम क्या बोलते हैं? इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ मैंडमस, सो देन द सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्टिंग एक्टिविटी। का मतलब है प्लीज काम करो, प्लीज बिकम एक्टिव, प्लीज इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एक्टिविटी, यू नॉट वर्किंग। ये कब होगा? जब काम नहीं करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट चला जाएगा। इस केस में एक्सेप्शन दे रखे सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं बोल सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मेरे एग्जाम में भी गलती हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी नहीं बोल सकते। क्यों? उसकी जुडिशियल कैपेसिटी में हो सकता है वो कुछ देख समझ रहे हैं, उनको नहीं बोल सकते क्या हुआ काम नहीं कर रहे, तो सब काम हो रहा है, हम तो कर रहे हैं आप ही की तरह। कंप्लीटली उनका बाध्य भी है। तो इसीलिए इनको नहीं बोल सकते। काश प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सुप्रीम कोर्ट बोल पाता, नहीं पर 60 करोड़ 70 करोड़ लोगों को बोलना पड़ता, नहीं मैंडेमस भेजना, कागज कम पड़ जाता। सो can't be issued against private individuals for obvious reason. Just imagine, हिंदुस्तान के आम आदमी में बोलेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं, काम करो, हर आदमी के पास मैंडेमस होगा। तेरे को भेजा क्या? मुझे ये तो हो नहीं सकता। डिपार्टमेंट के अंदर तो भेज ही नहीं सकते, इंटरनल वर्किंग है, कैसे ध्यान रखेंगे कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। डिस्क्रिशनरी मैटर में ये पॉसिबल ही नहीं है। डिस्क्रिशनरी मैटर में कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ओके, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पुलिस, बट पुलिस स्टेशन जब जाते हैं और कोई भी बात हम लिख के देते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पहला लिख के देंगे, फिर क्या बोलेंगे? हाँ, बाद में आना। तो हम तो पहुंचे पुलिस स्टेशन, तो हम बोलेंगे कि कब, तो क्या बोलेंगे? थोड़ी देर बाद, बोला ना बाद में। सर फिर भी मतलब 1 घंटे में आऊँ या कल सुबह 9? थैंक यू। उतनी देर तेरा काम करने बैठा हूँ और काम नहीं है मेरे को, पाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस नहीं फाइल कर सकता है, क्योंकि जेन्युइन लेवल पर कोई दूसरा काम होगा। तेरे लिए एक पुलिस स्टेशन है, पर इधर तो 10 लाख लोगों के लिए एक पुलिस स्टेशन है। तो डिस्क्रिशनरी पावर होता है ना, और कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर भी ये नहीं बोल सकता कभी कोर्ट क्या हुआ तुम काम नहीं कर रहे। सो इन मैंडेमस, इन पांचों में से कभी भी ये लोग either they fail to do the work or they refuse to do the work, then Supreme Court will direct them to be active in their work, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है ये नहीं काम करने की वजह से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स का वायलेट हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस चीज में? कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, ट्रैफिक ब्रिगेड वाले, तुमको मतलब दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो नहीं फेस कर सकते। अब कॉन्ट्रैक्चुअल में कहां जाएगी सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट तो 10 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 2 महीने का होता है, 2 साल का होता है। तो क्या बोल देंगे कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग काम नहीं कर रहे? लेकिन सर कल ही खत्म हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही काम लिखा था, तो सुप्रीम कोर्ट दिन भर बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता रहेगा? पॉसिबल, इसलिए वो दायरे से ही बाहर है। इसीलिए इन 5 को लिए, ये 5 तो है ही सरकारी, तो ये कभी ये नहीं बोल सकते कि सर नो, देयर ऑल विड्रॉइंग सैलरीज, सो इट इज नॉट पॉसिबल। द सेकंड बिट, थर्ड, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट का मतलब ही होता है रोकना, ध्यान से समझना। पिछले वाले में कर नहीं रहे थे तो करने बोल रहे हैं, इस वाले में ज्यादा कर रहे हैं तो रोकने बोल रहे हैं। कौन ज्यादा कर रहा है सर? कोर्ट या ट्रिब्यूनल? दो ही नाम लिखे। अगर ये लोग लाइन क्रॉस करते हैं अपने अपने दायरे की, तब उनको इन एक्टिविटी के लिए ड्राइव करना होता है। सो मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन is opposite to each other. Mandamus drives activity. It directs inactivity. समझ आ रहा है ना कि आप ये राइट के बाहर मत जाइए। Is it preventive in nature? Yes. It prevents. It does. Exception. Administrative bodies को कभी नहीं बोल सकते। पुलिस, प्रशासन, कलेक्टरेट, इन सब जगहों पर ये नहीं बोल सकती कि आप अपना लाइन क्रॉस करें। उनके काम में रोड का लाइन क्रॉस करने का, लाइन किधर है सर? 24 घंटा कांस्टेबल काम कर रहा है, किधर लाइन ड्रॉ किया हुआ मेरे को भी जाने, तो उनको बोल नहीं सकते। लेजिस्लेटिव बॉडीज को ये नहीं बोल सकते इस पे कानून ऐसे कैसे बना लिया तुमने, इनको बोल नहीं सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल को कैसे बोलेंगे कि लाइन क्रॉस?
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रोहिबिशन दो ही लोगों के लिए इशू। बोर्ड पे ध्यान से देखना, बाद में काम आएगा। मैंडमस 5 लोगों के लिए इशू। हेबिस कॉर्पस 2 लोगों के लिए इशू। सर मुझे एचसी हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पढ़ा है, उसमें तो रिव्यू है। पढ़ा दूंगा 31A, 31B और 31C। पहले ये देखते हैं, ये ओके? ओके। सर्टियोरेरी, सुनो सुनो। फर्स्ट इधर लेके आ। सेकेंड क्या कर रहा है तू? थर्ड इतना कितना कर रहा है तू? फोर्थ सर्टिफाई। चारों बातों में फर्क है। अगर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और ये पहली बार आया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी भी प्रकार से अपने काम के दौरान अगर दायरा लांघता है, अगर लैग करता है या अगर गलती करता है, तो इन तीनों के दौरान उसके जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इधर लेके आया। ये क्या तरीका है तेरा काम कर रहा हूं? काम क्यों नहीं कर रहा तू? ये तो मेरा एक क्वेश्चन है, आपको प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी में कोई डायग्राम बना सकते हो अंडरस्टैंडिंग से? हिंट, वेन डायग्राम मैं बनाऊं बोर्ड पे? प्रोहिबिशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ सर्टियोरेरी। क्यों? जो प्रोहिबिशन में लिखा है सर्टियोरेरी में वही वो भी तो लिखा है ना, ये लिखा है ना। ये भी तो एक्सीड ही होता है। तो उस वाले में क्या बोल रहा है? अगर लाइन क्रॉस की तो रुक जा, तो इसमें भी तो लिखा है ना, लाइन क्रॉस की तो रुक जा, लिखा है ना। तो उस केस में वो क्या बोलता है? इट विल डायरेक्ट इन एक्टिविटी। तो इस वाले में एससी क्या बोलता है? रुको, दो तरीके से एससी इसमें काम करता है। होने से रोक सकता है एरर के वक्त, होने से रोक सकता है एरर के वक्त, और होने के बाद भी क्या बोलता है? इधर लेके आओ, पता नहीं तुम कैसे काम कर, तो वो रोक सकता है उसको। सो ये हुआ चौथा। और पांचवा, सपोजर हुओ वारंटो का मतलब ये होता है बाय द वारंट ऑफ हैंड एंड सील। मतलब घर के बाहर के मेन रोड पे गणपति का पंडाल डाल दिया किसी ने, इलीगल। तो उन्होंने, इन इंग्लिश अगर बात करें तो असर्पेशन ऑफ पावर हुआ। असर्प, सर्प करना मतलब उठा लेना, ऑफ इलीगल पावर हुआ है। अगर ऐसे में कोई भी जगह पर जिसका एक पर्टिकुलर दायरा हो और उस दायरे से ज्यादा वो अपने पावर का इस्तेमाल करता हो, और उस पावर का इस्तेमाल करते वक्त किसी का भी फंडामेंटल राइट चला जाए, तो दुनिया का कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन वो वारंट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यह बोल के कि प्रभु अपना हथियार नंबर 5 इस्तेमाल कीजिए ना, हमारा फंडामेंटल राइट था। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ओ हाँ यार, इसने कैसे लगा लिया ये पंडाल, हटाओ पंडाल, पंडाल हटा। पांचों हथियार समझ में आने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जैसे बोर्ड, बोर्ड पे 3 है ना फिलहाल, तो आप कोई भी 1, 2 या 3, तीनों रीड करके, ये मैंने हिंदी में लिखकर समझाने की कोशिश कीजिए की है, आप उसका इंग्लिश वर्जन समझिए और अभी पूछिए अगर कुछ पूछना है।
Please try to understand the understanding of the writs compared to the language that is being used to write these writs. एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आता है वो उसी टाइप की भाषा से बन के आता है. ये सर्तियर का बेसिक मतलब होता है अगर कभी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ये तीन अगर हो जाए, एक्सीड का मतलब है दायरा बाहर चला जाए, लैग का मतलब है ढीला पड़ जाए और गलती हो जाए. दायरा बाहर जाना, ढीला पड़ना और गलती होना तीनों अलग बातें हैं. अगर उनके जुरिस्डिक्शन में उनसे ये तीनों हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको क्या बोलती है, क्या कर रहा है, काम बराबर कर नहीं रहे. तो सुप्रीम कोर्ट बुरा होने से प्रिवेंट करता है और सुप्रीम कोर्ट बुरा हो जाने के बाद क्यूरेटिव लेवल पर उसको ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब एरर हो जाएगा तो क्योर ही करना पड़ेगा. सर एडमिन का भी जुरिडिक्शन, एडमिन का भी जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल यही एग्जाम में काम कर. नहीं, उस एडमिन का ड्यूरिस्डिक्शन, उसकी अथॉरिटी. तो मान ले कलेक्टर काम नहीं कर रहा है, कलेक्टर जैसे कलेक्टर का करंट ज्यूरिसडिक्शन क्या हुआ, सूरत सिटी. तो उसमें अगर वो एक्सीड कर गया, लैग कर गया, किसी प्रकार से एरर आ गया उसके काम में और उसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है लाओ मेरे पास में कर. एनीथिंग टू आस्क? एक्सेप्शन है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी. एक्सेप्शन है प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी. प्राइवेट बॉडी का है. ये बुक में दिया है. अच्छा, प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी. तो वो बॉडी में ट्रस्ट. हाँ हाँ एग्जाम्पल. हाँ हाँ प्राइवेट संस्था. हाँ. तो ट्रस्ट फंड प्राइवेट संस्था जो. आगे बढ़ सकता हूं. मतलब आप कोई भी एक या दो रीड करके आपको बस ये स्किल डेवलप करना है कि हाँ मैं रीड कर रहा हूं तो मेरी पकड़ उस प्रकार की बन रही है कि मैं इस बात को समझ पा रहा हूं. दैट्स द कोर फंडामेंटल बिहाइंड इट. इज देयर एनीबॉडी जिसकी कहीं पकड़ थोड़ी लैग हो रही? हाँ. इसमें सर्टियोररी में प्रिवेंटिव मतलब बिफोर वाला हो गया. हाँ. इसमें जो लाइन लिखी है कि द प्रोहिबिशन इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड फॉर स्टॉपिंग फर्दर कंटिन्यूअंस. Whereas certiorari is issued after the final order is passed. जैसे बिकॉज प्रिवेंटिव हमेशा पहले होता है तो प्रोहिबिशन हमेशा पहले ही होगा, पर सर्टियोररी क्यूरेटिव है तो होने के बाद भी तो इशू हो सकता है ना. वो प्रिवेंटिव नहीं है. प्रिवेंटिव तो एक्सीड की वजह से प्रिवेंटिव. हाँ हाँ ये रहा मतलब. देख जैसे तीन वर्ड्स लिखते हैं, एक्सीड, लैग, एरर. जैसे कब एक्सीड होता है कोई भी चीज? होने के बाद. यहां लिखता हूं होने के बाद. लैग कब हो रहा है? होने के पहले. एरर कब होता है? होने के पहले. इवेंट खत्म हो जाए. जैसे हम नहीं बोलते एरर आ रहा है. एरर आ रहा है का मतलब क्या हुआ? जब होने के पहले एरर आ रहा है ना
रिजल्ट के पहले, रिजल्ट होने के पहले। तो एरर रिजल्ट होने के पहले आता है, लैग रिजल्ट होने के पहले होता है, एक्सीड रिजल्ट के बाद पता चलता है यार थोड़ा फैल। सही है, हिंदी समझ आ गई। जैसे बाद के, अभी तो बाद हो गया, तो अब इसका मतलब अगर ये बाद हुआ है, रिजल्ट के बाद, क्या लिखता हूं, रिजल्ट के, तो अगर रिजल्ट के बाद हुआ है तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा, थैंक यू। और अगर रिजल्ट के पहले ठीक करना हो तो थैंक यू। तो क्या बोल रहे हैं पता है, प्रिवेंटिव में तो हमेशा बिफोर द इवेंट के, बट सर्टियोरेरी में देर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर द इवेंट ऑल्सो ना। थैंक यू। ये द डायग्राम, यही तो रायता फैलता था हमारा खुद का भी जीवन में, 5-5 बार उसी को घुमा घुमा के कुछ करता रहता था मैं। ऐसा लगता इतना सही है, उतने से 5-6 बार, उसके बाद लगता था 6 बार पढ़ी, आगे ही बढ़ जाता हूँ, आ ही गया होगा। फिर बाद में क्यूरेटिव लेवल पर पता चलता था कि आया नहीं था। बढ़े आगे, बढ़े। सो गाइज 32 हमारी तरफ से हुआ, सर्टियोरेरी वो वोरोंटो। और अब मैं 33, 34 और 35 पे आ रहा हूं। स्टोरी सुनते हैं ना, जैसे स्टोरी सुनते हैं, एक बंदा आर्मी ज्वाइन किया, फर्स्ट डे था, कमीशन हो गया। कमीशन हो जाने का मतलब है आपसे पगार आने लगी, आप फुल टाइम आर्मी में आ गए। तो अगले दिन सुबह उसको लो, जवान 10 राउंड ग्राउंड के 10 मिनट में। वो घूमता हुआ आया, अरे 10 मिनट में तुम पहुंचे नहीं, जवान 5 राउंड और, एक काम कर फटाफट ये वाला काम करके, अरे इधर से उधर जाइए। थोड़ी देर में उसको आर्मी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि वो तो पॉलिटी पढ़ के गया हो, उसको लगा कि मेरे एफआर चले गए तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि पता है 33 में क्या लिखा है, पार्लियामेंट, सुनना, पार्लियामेंट ये डिफेंस वालों के लिए पहले से ही एक्ट्स पास कर सकती है, जिसके तहत अगर इनका फंडामेंटल राइट चला गया तो ये एससी नहीं जा सकता। एक्ट, तो पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास कर दिया, कितना मस्त है। आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, मतलब संविधान बना और पता ही था रायता फैलने वाले उसी साल है। इसीलिए एक्ट का नाम क्या है पता है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो सारी बात समझ आ जाएगी। आर्टिकल 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights to the member of the armed forces। यही तो बता रहा हूं, तो हिंदी में बताता हूं। आर्टिकल 33 के तहत आर्म फोर्सेस वालों का अगर फंडामेंटल राइट चला जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उस दौरान इसको और सशक्त बना लेने के लिए पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस 1966, बीएसएफ एक्ट, सारे एक्ट पास कर दिया और बोला जाना है किसी को सुप्रीम कोर्ट, नहीं साहब नहीं जा सकते, चोरी होगा, 33 के तहत आप नहीं जा सकते। ये एक्ट, आर यू विथ मी? उतना रॉकेट साइंस है ही नहीं एक्ट में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सबसे जोरदार पार्ट है वो ये है, वहां हाँ, ये बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक, चौकीदार, जूता बनाने वाले, दर्जी,
इनको भी इंक्लूड करता है। ऐसा क्यों सर? मान लो कि कोई इंटेल आई, उस इंटेल के तहत अभी लोखंडवाला सॉरी अभी लोंगेवाला बॉर्डर निकलना है हमको, आर्मी का एक रेजिमेंट लोंगेवाला बॉर्डर के लिए निकला, तो उसमें वो क्या बोले, जो कुक था उसको क्या बोले, फटाफट सामान बांध चल, अपने को जाना है उधर, उधर अपनी पोस्टिंग लगेगी, अपने को उधर एम्बुश का काम करना है। उधर चले गए, उससे दिन रात खाना बनवा रहे, क्योंकि पहले क्या बात हुई थी, 5 आर्मी वाले पहुंचेंगे और उसके साथ कुक, तो एक कुक 5 आदमी का खाना बना सकता है। अब आर्मी में कैसा होता है, वही कुक, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है, वही कुक खाना बनाता है, वही उनके बर्तन मारता है, फिर वो बर्तन ठीक करता है, फिर वो करता है। फिर पता चला कि ओहो 15 लोगों का एक और रेजिमेंट चाहिए, 20 लोग आ जाओ। सबसे पहले कुक तो लोंगे वाला बॉर्डर पार करके पाकिस्तान भाग जाएगा, वो काम ही नहीं करना है। और अगर वो पाकिस्तान भाग गया का बेसिक मतलब क्या है, वो बोलेगा मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। 33 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप आर्मी में कुक। ऐसे में होता जोरदार है। इन जनरल जैसे फिजिकल कॉम्बैट का काम होता है, उसमें डाइट ज्यादा होता है, तो कुक को ना 10 लोगों की जगह जनरल लेवल पर 15-18 लोग का खाना बनाना, खाते 10 लोग। जैसे लंच जब खा रहे होते हैं ना, तो बता कुक क्या कर रहा हो, हाँ, रात के खाने का आलू खट्टा खाने, क्योंकि जब तक वो उस काम को अंजाम देगा तो चाय का टाइम आ गया, इतने तो खाली सब्जी कटी, आटा भी तो गूंदना है, तो आटा गूंद, फिर बेल बेल के रखता है, फिर खाने का टाइम आता है, जब तक सेकता है तब तक 10-10:30 हो जाए, 1 बजे तक बर्तन वर्तन कर ही लेता है, फिर वो अपना खाना खाता है, जब तक वो सोचता है आर्मी वाले कितने बजे उठते और चाय बना, ऐसे में तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन ही हो जाएगा ना, उसका भी नाम डाल दिया कि इन, जैसे जो आर्टिकल, उस आर्टिकल लिखा है वो मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए ना, तो उसमें कुक भी ही और शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो उनका भी 33 नंबर के तहत ये वाला राइट चला जाता है। एक आर्टिकल नॉर्मल सा रॉकेट साइंस आर्टिकल नहीं, इसके लिए कुछ अलग से लिख के बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। 32 के बाद 33 तो वैसे भी हल्का आर्टिकल होना ही चाहिए, 34 भी हल्का है, सुनते हैं। बोर्ड पे देखिए आपको समझ आएगा, बोर्ड पे यहां लिखा है मार्शल लॉ और यहां लिखा है फंडामेंटल राइट, कुछ इसको समझाओ। समझा देता हूं ज्यादा बेहतर है। जैसे बच्चों मॉडर्न इंडिया में मैंने मार्शल लॉ कब पढ़ाया था? जलियांवाला बाग, पंजाब। ऐसा है, ये एक्ट, ये आर्टिकल मार्शल लॉ के लिए है, बट आपको किताब के आगे मेंशन करना पड़ेगा दैट मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनते हैं फिर, तो सर फिर इफ इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वो क्या होता है? वो भी लिखा है मिलिट्री रूल, कहिए। सपोज ये अपना एरिया है, ये अपना एरिया है, मैं ही वो मिलिट्री का लीडर हूं, आपके एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया, डिफाइंड नहीं, और किताब ये कहता है कि इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल, बराबर है? आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो मैं कर सकता हूं, तो मिलिट्री रूल में होता ही क्या? कब मिलिट्री रूल लागू करें? फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तब, तो इस दौरान जब मिलिट्री रूल हट जाएगा तब आप क्या करेंगे? मेरे पे केस ठोको, ऐसा कर दिया सर, ऐसा कर दिया, ये नुकसान करा दिया, वो नुकसान करा दिया, मुझे मालूम है ऐसा ही होगा, तो इस वजह से 34 के तहत ये वाला हक छीन लिया गया। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो,
इसमें लिखा है, हिंदी में बोलता हूं, जब मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया और टेरिटरी ऑफ द कंट्री, का मतलब है जब मिलिट्री रूल हिंदुस्तान के किसी भी एरिया या पूरे हिंदुस्तान पे लागू कर दिया गया है, उस दौरान आपका फंडामेंटल राइट पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल सकता। जायज भी है ना, जायज भी है ना। जैसे इसमें और नेशनल इमरजेंसी में क्या फर्क है? नेशनल इमरजेंसी में एक तो इमरजेंसी डिफाइंड है, इमरजेंसी के वक्त 358 के तहत अपना 19 नंबर जाता है, 359 में प्रेसिडेंट जो बोलते हैं वो जाता है, इसमें कोई नंबर ही नहीं है, इसमें सब जाता है। सही है। तो उस दौरान पार्लियामेंट ने एक एक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया है। कहने का मतलब, इंडेमनिटी का फुल फॉर्म मतलब लिख, to pay somebody for the loss, to pay somebody for the loss to pay somebody for the loss लिखा यहाँ क्यों नहीं है? To pay somebody for the loss he or she has suffered. सुनते हैं स्टोरी। मार्शल लॉ लागू हुआ, मिलिट्री रूल, घर तोड़ दिया, फिर मिलिट्री रूल हट गया। मुझे मालूम है आप मुझ पे लॉ ऑफ इंडेमनिटी लगाओगे ना बाद में, कि मेरा घर तोड़ दिया, मेरा सोना चांदी ले लिया, मेरा टांग तोड़ दिया, मेरा ये फंडामेंटल राइट ले लिया, वो पता ही है मुझे। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या बोला है पता है? इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मिलिट्री सोच के देखो ना लॉजिक से, मिलिट्री रूल के वक्त किया गया किसी भी कार्य को अगर मिलिट्री रूल खत्म होने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में वो बात चली गई, तो जजमेंट तो फाइनल है ना, किसके हक में आएगा? पब्लिक के, क्योंकि करने वाला मिलिट्री रूल के फंडामेंटल राइट फॉलो करेगा। अरे वही तो लोचा हुआ था जिसकी वजह से मिलिट्री रूल आया था, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता। आर्टिकल का मतलब समझ आ रहा है? तो हम जब याद करते तो हम कैसे बोलते पता है? 33 नंबर, सुनना, 33 नंबर आर्मी वालों के लिए और 34 नंबर पब्लिक के तहत आर्मी वालों के लिए है, दोनों आर्मी वालों के लिए ही समझ, पर एक मेरे खाली जॉब के रिलेटेड है, दूसरा मेरे काम के रिलेटेड। फिर 33 और 34 बराबर 35, आसान है। हिंदी में समझा देता हूं, एक यहां लिखता हूं, प्लीज समझिए, यहां लिखता हूं बोर्ड पे, किसी एफआर को मजबूत करने के लिए, मतलब सॉरी, और मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो एक्ट पास कर सकती है। बात समझ आ रही है? प्रीवियस 2 लेक्चर के हिसाब से कोई एग्जाम्पल, मैं आर्टिकल बोलूं आप एग्जाम्पल। 17 कौन सा एक्ट? प्रेजेंटेबिलिटी एक्ट, जो भी हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21A। चल पूछ लो 23 के तहत कौन सा? लंबी लंबी लिस्ट। 23 किसके लिए?
23 चाइल्ड के लिए है क्या? लाइफ के लिए और पर्सनल लिबर्टी के लिए। वो 21 हाँ। वही होने वाला। गाइस सुनो मेरी बात, 23 में 10 एक्ट है, 24 में 10 एक्ट है। चल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 33 बता। आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950। तो 35 नंबर तो एक आसान आर्टिकल है ना, लॉजिक है इस आर्टिकल में। ये रहा आर्टिकल। इस आर्टिकल में लिखा है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को और मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट चाहे तो एक्ट पास कर सकता है। इसी के चक्कर में तो आर्टिकल 17 में कुछ भी डिफाइन नहीं है तो भी एक्ट पास हो गया। आर्टिकल 23 में बच्चों के लिए हो गया, फोर्स लेबर के लिए हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया। कितने सारे एक्ट की बात की थी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट को लेकर बात किया था। अभी तो 33 नंबर में आते कितने सारे एक्ट। सो इस आर्टिकल में क्या लिखा है, बोर्ड पे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। जैसे 17 नंबर के लिए एक्ट है, 23 नंबर के लिए एक्ट है। एक खास बात, ये इसका सबसे स्टार प्लेयर है। मेरी बात को ध्यान से प्लीज सिर्फ सुनिए, बाद में करिए। ये क्या बोलता है वो समझिएगा। किसी भी फंडामेंटल राइट को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट और ज्यादा से ज्यादा एक्ट्स पास कर सकता है। अगर स्टेट लिस्ट में हो तो भी, वरना ऐसे में कौन पास करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। बट फंडामेंटल राइट्स को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के भी किसी टॉपिक के दायरे में जाकर उसके लिए कानून पास कर सकता है। यह अंग्रेजी लिखी है, पढ़ो। बाकी आर्टिकल जितना भी अंग्रेजी में लिखा है, इस आर्टिकल का सारांश पढ़ो। स्टेट नहीं कर सकता, स्टेट लेजिस्लेचर। यही तो आर्टिकल, ये देख, ये देख, और यही तो आर्टिकल। अच्छा ये लिख लेता हूं ना, थैंक यू। कानूनी सवाल के कानूनी जवाब, इसीलिए 33 और 34 का थोड़ा डिफरेंट है और 35 ये। बात समझ आ रही है? ऐसे में आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसे में किसी भी फंडामेंटल राइट को मजबूत करने के लिए कितने भी पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट एक्ट्स ला सकता है। ये फंडामेंटल आर्टिकल है। और क्या पढ़ोगे इसका है ये? क्या मैं 31 पे मूव हो सकता हूं? वो फंडामेंटल राइट का लास्ट आर्टिकल है। एनीबॉडी एनीथिंग टू आस्क? यस सर। हाँ नॉलेज, यस। जो मार्शल लॉ है तो मुझे पता है कि किसी एरिया में तभी लगाया जाता है जब वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। 100% मार्शल लॉ तभी लगाया जाता है जब वो एरिया में वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मजे की बात ये, क्योंकि मार्शल लॉ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं, तो उसका ग्रे एरिया ही ग्रे एरिया है। क्योंकि अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब क्या अनकंट्रोल हो गई, ट्रैफिक अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल लगा दो, तो लगा दो, ये चक्कर फंसता और कुछ नहीं। तो इसीलिए अब तो इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड वे टू मच नाउ। तो हमको हमारा वो देश नहीं रहा जहां पर मार्शल लॉ लगाया गया। पर क्योंकि 1946 से ही संविधान बनना शुरू हो गया था, तो तब क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर था, तो इस वजह से
एक आर्टिकल में मार्शल लॉ को जगह भी मिली, अदरवाइज आज के दिन में तो इसकी रिडंडेंसी है। इतना तानाशाही तो सरकार हो ही नहीं सकती, हम एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। Can punish the civilians and even condemn them to death. लोगों को मार भी सकते। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको ज्यादा दिल पे ना लो, क्योंकि जब ये लिखा गया था तब आजादी का टाइम पीरियड था, बट आज 2025 में तुम इसको पढ़ती हो तो तुमको लगता है लिखा है कि they can condemn to death also. Yes, but today no martial law. उसको पढ़ते हैं तो लगता है सर सही यार, तब लिखा गया था तो उस संदर्भ में सोचो था। तो पढ़ सकता हूँ आगे। ओके, स्टोरी 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 ऐसा है, बोर्ड पे जब हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, सही है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट पढ़े थे। सॉरी, जब संविधान लिख के तैयार हुआ था तो 7 पार्ट में हुआ, उसमें से एक पार्ट, मतलब 7वां नहीं, ये तो मैं ऐसे ही ले रहा हूं, उसमें से एक पार्ट आर्टिकल 31 था, और इस आर्टिकल 31 का नाम था राइट टू प्रॉपर्टी। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। एक चैलेंज आ गया, बुलेट ट्रेन जानी थी, सारे खंबे बम्बे दूर दूर तक सबकी जमीन मिल गई थी और तैयार होना था, बीच में मेरी एक जमीन, तो मेरी सरकार ने बोला कि जमीन दे दो भाई, नहीं दे रहा, तो जमीन मैंने दी नहीं। अब आप सोच के देखो, 10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन का खंबा, आखिरी तक सब स्टेशन वेशन बन के सब तैयार हो गए, एक मैं बीच में अपनी 1 बीघा जमीन दे नहीं रहा, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं यही तो सरकार ने मुझे बोला सुनना कौशल, चांद पे जमीन देता हूं, चल सैटर्न इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे राष्ट्रपति भवन लेगा, अब मुझे कुछ नहीं, और अगर आप मेरा ये ले लोगे मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, मैं 32 की तरह फिर मैं बोलूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सरकार को बोल दिया कि आप कौशल की जमीन। सर आप समझो, 10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मिलिट्री पे खर्चा है, बुलेट ट्रेन के उस पर खर्चा हो चुका है। सोच के देख, अगर इसको रखें तो देश कब आगे बढ़ेगा, तभी पता चल गया होगा ये तो बराबर है नहीं, यही स्टोरी। तो ऐसे में क्या किया होगा, इसको रखा है पर इसको इधर से निकाल के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 300A में रखा। इंग्लिश में कुछ कह रहा हूं बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टुडे, but it is a part of the constitution today, so it's a non-fundamental right, but with all due respect, then also it was a constitutional right and today also it is a constitutional। तो वो जो हटाया गया है ना, वो क्यों हटाया गया है कि पूरी स्टोरी, तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती, तो इस वजह से इसको हटाया गया। अब एक और खास बात, बोर्ड पे स्टोरी में ऐसा है 1 2 3 4 करते 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 31 नंबर आया, तो 31 में ऐसे करते करते 299 है, 300 भी था, तो क्या हुआ, अब 31 तो यहां से हट गया, तो 31 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से 31 को लिया और 31 को इधर लेकर आए होंगे, तो 31 को अगर इधर लेकर आए होंगे 31 की जगह तो चली गई ना, ये जगह तो खाली हो गई, तो क्या किया, 31 के सामने डैश कर दिया। अब ये 31 इधर ला नहीं सकते क्योंकि 300 के बाद तो वैसे अच्छा लगता है, और लाना इधर ही है। सीक्वेंस वही है, 300 300A 301, ठीक है, वही 21 21A वाला,
तो अब चक्कर ये फंस गया कि इधर 30, 32 तो 31 तो है ही नहीं, और 31 के आगे कुछ लिखा था तो इसीलिए दूसरा कोई तो 31 हो नहीं सकता। तो यार 3 राइट डालने की एक नौबत थी, तो हमने क्या किया फिर 30, 31, इधर तो कुछ है नहीं, 3 राइट डाले बच्चों, ऐसे कर। तो अभी मुझे क्या पढ़ाना है मालूम है, 31A, 31B, 31C, क्योंकि ये 3 भी तो फंडामेंटल राइट है और यही 3 पढ़ाने बाकी रह गए। तो इसीलिए 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के बीच में 3 राइट पढ़ाने बाकी रह गए, और 31 की ये स्टोरी, 31 की ये स्टोरी, तो स्टोरी को तो मैंने स्टोरी फॉर्म में पढ़ा दिया, तो समझ में तो आ ही जाएगा। मतलब स्टोरी ये है कि क्यों निकाल दिया वो तो, और फिर जो मतलब जो बात करनी है वो यही है कि तो 31A, 31B और 31C में क्या घुसेड़ा। यार ये बड़ा लेकिन अजीब बनाया है, मतलब अच्छा बनाया कि बुरा मैं नहीं जानता। जैसे ये जो तीनों है ना, ये तीनों राइट ना एक्सेप्शंस रिलेटेड राइट का मतलब होता है लेकिन बट किंतु, लेकिन बट किंतु उनको लेकर राइट। ठीक है भाई, क्या राइट है देख लेते हैं। मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा सा पेचीदा है। 31A में ये सुनिए, 31A में ये लिखा है कि अगर अगर बोर्ड पे अगर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, इंडस्ट्री या कॉमर्स के काम के लिए हमने आपके साथ ये 5 काम किए, और इस 5 काम के दौरान आपका FR अगर चला गया, कोई बात नहीं, ये लिखा कि मैं इसको पढ़वाऊंगा अभी, इंग्लिश बड़ी आड़ी तिरछी, तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि सर कौन से 5 काम के दौरान, सही है, उसका भी हिंदी देख लेते। फर्स्ट, अगर मैंने तुम्हारा एस्टेट कब्जा कर लिया तो। सेकंड, मैंने आपकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट मेरे हाथ में ले लिया तो। थर्ड, कुछ सही नहीं चल रहा था, मैंने अगर कंपनीज मर्ज कर दी तो। फोर्थ, मैंने अगर आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न या डायरेक्टर विरेक्टर चेंज कर दिए कंपनी में तो। और पांचवा, जो आपको लीज पे कोई सामान दे रखा था उसमें कुछ उथर पुथर कर दिया तो। इन पांचों केसेस में अगर आपका फंडामेंटल राइट चला गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पता है ये तीनों आर्टिकल का नाम ही है एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल। तो आप एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट नाम के आर्टिकल में तो ये कभी बोल ही नहीं सकते ना कि हो मेरा चला गया, यही तो एक्सेप्शन है। तो इस बात को ध्यान, लोग ना वो नहीं पढ़ते जो काले में लिखा है, पढ़ना सर ये तो चला गया है भाई, तो आर्टिकल के हेड में ही लिखा है एक्सेप्शन है तो जाएगा ही ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको दिमाग में ड्राई रन करना पड़ेगा और इन 5 को एक बार पढ़ के पेट में उतारना पड़ेगा। बात देख, बस 2 आर्टिकल बाकी है, फिर तेरा फंडामेंटल राइट तेरा हुआ।
चाहिए मान, फंडामेंटल राइट के तहत मांग सकते हैं। किसी के पास स्केल है तो उसको दे दो। बात समझ आनी चाहिए। कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब दखलंदाजी टाइप्स। मोटे मोटे में बात समझ आ रही है ना कि क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं। आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? ये 31A था। फिर आप घर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मोटा ढांचा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी भी जगह पर कोई भी an iota of doubt and we have to खैर मैं ना, ये 31A है। मैं प्लीज मेरी बात सुनिएगा, मैं 31B को लेकर एक स्टोरी वीव कर रहा हूं। 31B में क्या लिखा है प्लीज यहां देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। 31B में क्या लिखा है? अगर आप ऐसा कोई भी कानून बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट इसलिए खारिज कर देगा क्योंकि वो उससे एफआर का कोई वायलेशन हो रहा है, तो उस कानून को बचाने के लिए उसको ना स्केड्यूल 9 में डाल दो। बच्चों ये 31B गंदा जुगाड़। चल गैस कर, गैस स्केड्यूल 9 में कितने ऐसे कानून? बात समझ आ रही है? अगर इस देश में कोई भी ऐसा कानून बनाओ जिसको बनाने के बाद पता ही चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस कानून की बैंड बजा देगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए उस कानून को शेड्यूल 9 में डाल सकते। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, कितने कानून होंगे शेड्यूल 9 में? गैस कर। नंबर? हाँ 10 से ज्यादा ही होंगे। 100? अच्छा 100 बोल चुका है। 100 पे भी मैं हिला नहीं। 170, 200, 300। शेड्यूल 9 में लमसम 300 ऐसे कानून हैं जो जुडिशियल रिव्यू ना हो, इस वजह से कोर्ट ने डाल रखे है, पार्लियामेंट ने डाल रखे। तो इससे किस चीज का उल्लंघन हो गया है? हमारे फंडामेंटल।
तो कोर्ट मंजीरा बजाने तो बैठा नहीं। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट की एक स्टोरी है, ध्यान से सुन। एससी ने देखा तो एससी को दुख हुआ, तो एससी ने बोला यार मैं क्या जल्लाद हूं क्या, तुम यार ऐसा करते। तो एससी ने कहा है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने डले हैं सबका जुडिशियल रिव्यू होगा। उसके पहले वाले को वो डेट क्या खास है? आज जो कानून डलते हैं ना, स्केड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट की नजर होती। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो 1973 के पहले, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को अगर पता भी चलता है, जैसे यहां लिखता हूं, इसके पहले अगर कोई ऐसा कानून है जिससे एफआर वायलेट हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं। तो मेरे दो क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बार तमिलनाडु रिजर्वेशन की विशेष करके कोई एक्ट के बारे में बताया होगा, उसकी डेट है। अच्छा, दूसरा, आंध्र प्रदेश का कोई स्पेशल प्रोविजन बताया था, प्लेस ऑफ रेसिडेंस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो कौन से आर्टिकल के तहत ये वाली कहानी बता रहा? 371D और फंडामेंटल राइट के कौन से आर्टिकल के तहत वो स्टोरी पिक किया? 16 के बाद 16 क्लॉज 4। तो एक बार 16 पे जा। उसमें आंध्र प्रदेश वाला वो आर्टिकल का डेट देख। हाँ, है ना? तो इस वजह से, क्योंकि वो एकदम बॉर्डर है, तो उस केस में अगर नॉन आंध्रा वालों का वहां पर उनको नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि वो 24 अप्रैल से पहले का है। तो क्या करें? मेरी बात समझ आ रही है? आप जब इस आर्टिकल, पहले एक एक कर, ये आर्टिकल समझ आ रहा है? तमिलनाडु का अलग है, 69% कोटा है तमिलनाडु में। ये अगर आप ठीक से फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में एक, और मैंने तो वो स्टोरी भी बताई थी जिसमें तमिलनाडु, वो तो एक टाइमलाइन में भी दिखेगा। पहले इस आर्टिकल को वापस से देख, इस आर्टिकल में क्या लिखा है?
अगर आप कोई भी ऐसा कानून बनाते हैं जिस कानून के तहत आपको ऐसा लगता है कि प्लीज ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो आप उस कानून को बनाने के बाद 31B के तहत उसको शेड्यूल 9 में डाल सकते। 300 कानून हो, कोई भी कानून बन रहा था, डल रहा था, और ज्यादातर सारे कानून फंडामेंटल राइट वायलेट कर, सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार ये तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने ऐसे कानून हैं, उन सारे कानून में मैं जुडिशियल रिव्यू करूंगा। और एक खास बात, अगर वो कानून 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर का अगर खंडन करेंगे ना, वो कानून, तुम्हें कानून काट दूंगा, तुम्हें कानून काट दूंगा। सोच, कानून काटने कूटने के बाद 300 कानून। मेरी बात समझ आ रही है? एक छोटा सा रिक्वेस्ट और, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम के चैप्टर पे जाना पड़ेगा, और ये शेड्यूल बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, तो शेड्यूल खोलना। नाइन्थ शेड्यूल, उसमें लिखा है ना, Acts and regulations of the state legislature with reform this zamindari falna ढिमका, this schedule was added by the first amendment 1951। इसका मतलब संविधान जब बना था तब 8 ही शेड्यूल थे, ये 9वां संविधान बनने के अगले साल ही डल दिया था, और सारी सरकारें आती थी अपने हिसाब से कानून बनाती थी, सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को कैंसिल ना कर दे के तहत उसको 9 शेड्यूल में डालती थी और देश चल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये तरीका ठीक की, ये 5 आइटम खंडन हुए ना तो मैं कानून काट दूं। ये स्टोरी, उसी के बाजू में टेबल में 31B लिखा हुआ है, तो अब तो बात समझ आ रही होगी। तो आपको एक मैपिंग ये करना है, दूसरा मैपिंग, बहुत दिन हो गए मैंने जब जुडिशियल रिव्यू नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था, जब जुडिशियल रिव्यू नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते एक पड़ाव आया था जहां वहां पर 31B एंड स्टोरी करके लिखा, बराबर, यही वो स्टोरी। तो उस वक्त क्या था ना, फंडामेंटल राइट पढ़ाया नहीं था, कैसे पढ़ा था ये नहीं पता चलता, तो यही स्टोरी। तो एक बार जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर में जाओ, आपको एक हेडिंग दिखेगा 2-3 पेज बाद, उसमें हेडिंग का ही नाम है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। इंडेक्स जो है, इंडेक्स सार्वजनिक अनुक्रमणिका, इतनी मोटी किताब में कैसे ढूंढेंगे? और जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी वाले चैप्टर्स के जस्ट बाद ही होगा। तो उस चैप्टर के अंदर आपको एक हेड दिखेगा, स्टोरी का ही नाम है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। ये रहा स्टोरी, स्टोरी का जो एक लाइन में अगर लिखा है 1-2 पेज 3 पेज, उसमें उसका जो टोटल कोर है वो यही है, दैट द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल इज पॉसिबल only after the Kesavananda Bharati case. In that case, the Supreme Court has said that any law which is a part of the 9th schedule, if it violates Article 14, 15, 19, 21 or the basic structure of the Constitution, then with the power of judicial review,
you will cancel that law. तो यही लंबा लंबा समझा उसमें। तो ये बात हमारी उधार रह गई थी, वो पूरा हो। आई रिमेम्बर, वो छोड़ दिया बात। फिर तो घर जाकर इस आर्टिकल के बाद वो एक दो पेज जो भी है उसको भी प्लीज पढ़ लीजिएगा। ये सब चीजें मेंस की आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आती। आगे बढ़ू। द लास्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट। और अब आपको समझ आ रहा होगा ये इस आर्टिकल का मतलब, जो ये 31B था, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, बराबर। एक बहुत सादी भाषा में मैं बच्चों 31C लिख देता हूं एक बार के लिए बोर्ड पे। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को अमल करने के लिए अगर कोई कानून बनाया, उसकी वजह से अगर किसी का 14 और 19 गया तो कोई बात नहीं। इसका एक डायग्राम है। डीपीएसपी में औदा 39B और 39C का 14 और 19 से ऊपर है। ये तो आर्टिकल हैं किसके लिए सर? महिला और बच्चे। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मतलब सर 14 और 19 भी ले सकते, मतलब आई एज एन इंडिविजुअल सुनिएगा मेरी बात। जैसे 14 राइट टू इक्वालिटी है और 19 राइट टू फ्रीडम है, तो किसी महिला और बच्चे के लिए एक मेल का राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी ले लेंगे। हाँ ले सकते हैं, एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 31C। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अगला चैप्टर है डीपीएसपी। तो स्वाभाविक है 35 नंबर पे फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है, तो डीपीएसपी कौन से नंबर से चालू हो रहा होगा? 36। तो 36, 37, 38 छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी। 39B और C बस पढ़िए और इस बात को समझिए उसमें क्या लिखा है, तो आपको समझ आएगा। अच्छा ऐसा, ओके, बस ये समझ। 39B में लिखा होगा, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। 39C में लिखा है, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम does not result in concentration of wealth and means of production to common detriment। एकदम सीक्वेंस वाइज ही जा रहा होगा डीपीएसपी वाले चैप्टर में। तो बहुत सिंपल है, जब चैप्टर ही आर्टिकल वाइज जाता है, 35 पे फंडामेंटल राइट खत्म हुआ तो 36, 37, 38 के बाद 39 नंबर में दिख जाएगा। हाँ मतलब कहा नहीं है, I don't know।
सोच के देखो यार, आर्टिकल कैसे गायब हो जाएगा? 114 पे लिखा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको नहीं मिल रहा होगा अलग बात है, पर नहीं है आर्टिकल ऐसा नहीं है। अरे यार, संविधान में आर्टिकल है, उस आर्टिकल की इतनी इज्जत है कि उसको फंडामेंटल राइट में उसका नाम दिया है, वो आर्टिकल होगा कैसे नहीं? बच्चों, हमको नहीं मिल रहा का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई अनुच्छेद है नहीं। हाँ हाँ, बात समझ आ गई? फैंसी इंग्लिश लिखा है 39B और C। आज पढ़ा तो सकता नहीं, जिस दिन डीपीएसपी पढ़ाऊंगा उसी दिन पढ़ाऊंगा, पर आज इत्तला करके छोड़ कि जब 39B और C पढ़ाऊंगा तब याद दिला दूंगा कि इसका संदर्भ 31C में भी है। ये बात समझ आ रही है? 31C याद रखिए, 31B में जो एक्सेप्शन है वो 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर, और 31C में जो एक्सेप्शन है वो 14 और 19 है। मतलब एक, ये मेरे एग्जाम में काम कर, और ये मेरे इसमें 14 बारीकी फिर आप समझ सकते। And if you understand the contextual clarity, and then आगे बढ़े। अब फर्स्ट पेज ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? चैप्टर के ऊपर यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा रहा हूं, वो चैप्टर में कहीं है, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तो लिख लेते हैं। लिखो, फर्स्ट फ्रॉम यूएसए, सेकेंड to strengthen political democracy, to strengthen political democracy. Third is the philosophical part. Fourth, it is the science of the constitution, fundamental rights. हुआ? of the constitution हुआ? ध्यान से, it is the magna carta, it is the magna carta. हुआ? बोर्ड पे, it aims at establishing a government of laws and not a government of men. ये देश कानून से चलना चाहिए, इंसानों से नहीं। इंसान आते जाते रहे। हर्ष सोता नहीं है रात को, मेरे घर आ जाएगा, मैं भी जगता हूँ, ये तो सीरीज देखता हूँ। पांच छह बजे इतनी नहीं, बॉडी साइकिल को ठीक करो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग, दैट आल्सो कुड बी अ रीजन। फिर अच्छा, वो जो बात थी खाली जस्टिफाई कर रहा हूं कि पहले 7 राइट थे, तो बच्चों ये छठा ही तो था ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो हट गया,
तो उसके बाद से 6 राइट। तो ये बात अपने ओके हुई। अब सबसे आसान चीज पढ़ाने, जैसे ये वो फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। स्टार्ट में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे सर? आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक ही किया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बच्चों, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस व्हाइल टू ऑल। ये कहां लिखा है? मैं तो अपनी बात पढ़ा चुका हूं, फिर भी टेबल दिखा देता हूं। और अब क्योंकि आर्टिकल पढ़ लिया है तो इतना रैशनैलिटी तो यूज कर सकते हैं। ये एक फीचर है, इसीलिए उस वक्त फीचर नहीं पढ़ा पा रहा था, आर्टिकल पढ़ाए नहीं। फीचर कैसे पढ़ा था कि सम आर अवेलेबल टू द सिटीजन, सम टू बोथ। सम मतलब विच सर? आर्टिकल कब? कल। तो इससे अच्छा पहले आर्टिकल पढ़ लिया, तो अब इजी है। 15, 16, 19 ये आप मैनेज, इट्स अ केक वॉक, इट शुड नॉट बी अ रॉकेट साइंस। आगे बढ़ो। तो मेरा पहला फीचर हुआ पढ़ के, सही है गाइस? इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, सही बात है। जो अमेंड हो जाए वो एब्सोल्यूट कैसे हो? एंड सेम केस में इसका सगा भाई, दे आर नॉट परमानेंट, ऑब्वियसली दे कैन कीप चेंज, सही है गाइस? एक क्वेश्चन है मस्त, इसमें लिखा है ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। और अब मेरे काम का क्वेश्चन, हावेवर 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 सम ऑफ देम अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। आज के लेक्चर का भी बता देंगे ना तो भी दिल खुश हो जाए कि कब बताया था दैट सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। habeas corpus, आज का पहले बताओ। habeas corpus, quo warranto, quo warranto, any interested person, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। अब एक और क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है विच इज अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन ऑल्सो, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो? अनटचेबल, अनटचेबल। तो जैसे ये आर्टिकल, ये फीचर क्या कह रहा है? बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट स्टेट के खिलाफ तो हैं ही, तो आपको मिलेंगे, बट कुछ फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स के खिलाफ है। तो अगर इंडिविजुअल्स के तहत आपको वो नहीं मिले ना, तो उनको कोर्ट घसीट लेना। कौन सा सर? जब कोई तेरे को हैबस कॉर्पस कर दे, जब कोई तेरे को क्वो वारंटो कर दे, जब कोई आर्टिकल 17 के तहत तेरे साथ छुआछूत का किसी प्रकार का बिहेव करे, तो आपको बात समझ आ रही? थर्ड नंबर उस वक्त पढ़ा था तो कैसे पढ़ा? नहीं पढ़ सकते, बराबर। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, फेयर गाइस, यस दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब होता है अगर आपको नहीं मिला तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, बराबर। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, दैट्स नॉट अ चैलेंज। 7 नंबर की हमारी बात होगी। एक और, कैन दे बी सस्पेंडेड? यस दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 टू थ्रू 358, 359। और ये वो कारण जिसकी वजह से मैं ये आर्टिकल, ये टॉपिक नहीं पढ़ा पा रहा था बच्चों। 31C, 33, 34, 35 ये फीचर है। कैसे पढ़ा था? आज अच्छा है, 33, 34, 35 पढ़ा दिया, ये 3 फीचर है, ओके, सही है ना? 33 is for army people, 34 martial rules, 35 is parliamentary acts. They are features. Fair? Fair? अब आप अगर फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने को समझ आएगा। हाँ, एक दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं पर जो मुझसे भी गलती हुई,
फोर्स और पुलिस तो वो उनकी ऑन ड्यूटी पे कुछ ऐसा हो उसके लिए कि बाहर कहीं भी हो तो भी पड़ जाएंगे। ऑन ड्यूटी ही होता है हमेशा, ऑन ड्यूटी ही होता है हमेशा। बाकी बाहर अगर ऐसा कुछ हो तो जा सकता नहीं, हाँ, तो तब तो कॉमन मैन, तब तो कॉमन मैन है। क्रिटिसिज्म आसान है, तो भी देखो बहुत ज्यादा लिमिटेशन, ये लास्ट में बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। सोशल और इकोनॉमिक राइट तो दिए ही नहीं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है, ये तो पता चल रहा है। परमानेंट नहीं है, पता चल रहा है। हो सकता है इस साल जो पढ़ा है अगले साल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, 4 एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट आ जाएंगे, पुराने वाले 4 जा भी सकते हैं, हो सकता है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी पढ़ा हुआ है। रेमेडी इज वेरी एक्सपेंसिव। 32 के तहत कभी सुप्रीम कोर्ट जाके तो देखो, 10,000 का हुआ नहीं, वरना 5 लाख वकील के लगे। सुप्रीम कोर्ट का वकील ले लेगा, तो चल तने सीएजे आई थी मड़ो, वहां पहुंचेंगे 5 लाख। सर मेरा ये चला गया, पहले पैसा जाना चाहिए फिर चल जाएगा, उसके साथ तो अब सर मेरा सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर किसी ने घर पे आर्टिकल ठीक से पढ़ा, उस आर्टिकल में लिखा है कि ये इंडिया में ही फंडामेंटल राइट के अंदर, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप का आइटम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में है ही क्यों, वो भी फंडामेंटल राइट के अंदर घुसेड़ा हुआ, नहीं होना चाहिए। इसकी फिलॉसफी कंसिस्टेंट नहीं, कभी इधर कौन सा, जब घर जाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन 22 पढ़ोगे, नहीं, दूसरे देशों में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, हमारे देश में है, वो भी संविधान में लिखा। हम एक डेमोक्रेसी है, तो ये आलोचना हुआ ना हमारे संविधान का, हुआ। सिग्निफिकेंस, bulwark of individual liberty, इस शब्द का इस्तेमाल पहले ही हुआ। कैग, यूपीएससी, एससी, इलेक्शन कमीशन, they are bulwarks as bodies, but this is a bulwark for individual liberty। मतलब ये वर्ड्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए। 99% तो ये चैप्टर का लास्ट पेज है, तो आर्टिकल्स ठीक से पढ़ लेने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर से चैप्टर पढ़ना, क्योंकि 12 से 35 आने के बाद आप ये नहीं पूछे सर हाउ इज इट अ फॉर्मिडेबल बुलवर्क फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, मन नहीं खबर, तुम खुद तैयारी करो। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, इसका एक आइडिया होना चाहिए। देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर आउटसाइड, ये धीरे धीरे पढ़, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बात समझ ले कि संविधान में 100 से लेकर 390 तक आ जाए, तो खाली 12 से 35 ही थोड़ी हक के आगे, उसके अलावा भी तो हक है ना। तो लिखा है कि हमको और भी हक है संवैधानिक तौर पे, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसके बाहर। हाँ तो होंगे, क्या दिक्कत, फिर फिनिश। एनीथिंग टू आस्क? I have a suggestion. See, make short, crisp notes. It should be ingrained as your understanding. कि जैसे 14 इक्वालिटी, 15 औरत बच्चों को, 16 एम्प्लॉयमेंट, 17 अनटचेबिलिटी, 18 टाइटल, 19 राइट टू फ्रीडम, 20 अरेस्ट, 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, 21A एजुकेशन, 22 detention prevention, 23 trafficking, 24 child factory hazardous वाला, 25 रिलीजन में क्या, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि वो फैला सकता है, प्रोफेस कर सकता है, ये कर सकता है, 25 26 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन,
27, टैक्स एक्सपेंसेस खर्चा पानी 28, एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 29, सेक्शन ऑफ पीपल लिखा है इसीलिए माइनॉरिटी के लिए नहीं, हक 30, माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 31A वो 5, 31B शेड्यूल 9 की कहानी, 31C 39B और 39C की कहानी, 32 रिट्स, 33 आर्मी वालों के लिए, 34 मार्शल लॉ के लिए, 35 कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट, ऐसे एक मोटा मोटा ढांचा आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये अगर दिमागी रूप से तैयार रहता है, वी आर गुड टू गो, बिकॉज if you see the previous year's question paper or anything, fundamental rights is one of those important topics जिसमें से probable questions बनना भी चाहिए। Right? Thank you.